अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज जो हम टॉपिक पढ़ने लगे हैं वो है टॉर्क। टॉर्क को डिफाइन करने से पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे रिजिड बॉडी की। अब रिजिड बॉडी क्या है? रिजिड बॉडी एक ऐसी बॉडी को कहते हैं कि अगर डिस्टेंस बिटवीन द पेयर ऑफ पार्टिकल्स चेंज ना हो जब हम बॉडी पे फोर्स अप्लाई करें, या सादा अल्फाज में ये कह सकते हैं कि अगर हम एक बॉडी पर फोर्स लगाएं और बॉडी का शेप चेंज ना हो तो हम कहेंगे कि बॉडी जो है वो क्या है, रिजिड बॉडी है। अब मिसाल के तौर पे फर्ज करें कि बॉडी ज़ाहिर कंसिस्ट करती है डिफरेंट पेयर ऑफ पार्टिकल्स पे और हम उस पर फोर्स लगाते हैं, लेकिन अगर चेंज ना हुआ और डिस्टेंस बिटवीन द पेयर ऑफ पार्टिकल्स वैसा ही रहा जैसा कि पहले था, तो हम ऐसी बॉडी को रिजिड बॉडी कहेंगे। रिजिड बॉडी का ऑपोजिट इलास्टिक बॉडी है। इलास्टिक बॉडी में क्या होता है कि जब आप फोर्स लगाते हैं तो डिस्टेंस बिटवीन द पेयर ऑफ पार्टिकल्स चेंज हो जाता है, और जब आप फोर्स को हटाते हैं तो बॉडी अपना पहले वाला शेप गेन कर लेती है। लेकिन रिजिड बॉडी में हम कहेंगे कि जब एक बॉडी पर फोर्स लगाई है तो बॉडी का जो शेप फोर्स लगाने से पहले था, फोर्स लगाने के बाद भी बॉडी का शेप वही होगा। नेक्स्ट बच्चों, डेफिनेशन हम करने लगे हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन की। अब एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है कि वो पॉइंट या लाइन के जिसके अबाउट कोई बॉडी जो है वो रोटेट करती है, उस पॉइंट या लाइन को क्या कहते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन। जैसा कि अगर ये रॉड है और ये इस पॉइंट डॉटेड लाइन के इर्द गिर्द घूम सकता है तो हम इस डॉटेड लाइन को कह देंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसी तरह जो दरवाज़ा है वो जिन पॉइंट्स के अबाउट रोटेट करता होता है उन पॉइंट्स को हम उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं। तो इसकी जो डेफिनेशन है हमारी बुक वाली वो यूं भी हम कर सकते हैं। यहाँ पर एक पार्टिकल है, एक पार्टिकल यहाँ पर है, यहाँ पर है, और यहाँ पर है, और यहाँ पर है। अब हम इन तमाम पार्टिकल्स के सर्कल ड्रा करें, ठीक है। तो जो सेंटर है इन तमाम पार्टिकल्स के सर्कल का, इस पार्टिकल के जैसे अगर ये सर्कल में मूव करे तो इसका सर्कल कैसा होगा, ठीक है। ज़ाहिर है कि परफेक्ट सर्कल्स नहीं हैं, ठीक है। तो अगर ये पूरा मतलब दरवाज़ा अगर सर्कल में मूव कर सके तो यहाँ पर पार्टिकल्स है उसका सर्कल कुछ ऐसा होगा, लेकिन तमाम का जो सेंटर है वो इस लाइन पे एग्जिस्ट कर रहा होगा, ठीक है। तमाम का जो सेंटर है वो इस लाइन के ऊपर होगा, तो ये लाइन कहलाएगी एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो आप देख सकते हैं कि सेंटर्स आर लाइंग ऑन दिस लाइन। तो रिजिड बॉडी और एक्सिस ऑफ रोटेशन को डिफाइन करने के बाद अब हम अपने मेन टॉपिक जो टॉर्क है उसको हम डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डेफिनेशन, फार्मूला, यूनिट, उसकी नेचर और चंद एक एग्जांपल्स आनी चाहिए, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, कि अगर एक बॉडी पर फोर्स लगाएं और उसके नतीजे में बॉडी रोटेट हो जाए, घूम जाए, तो हम कहेंगे उस बॉडी के अंदर क्या है, टॉर्क है। जैसा कि आप दरवाजे को खोलते हैं या बंद करते हैं तो दरवाज़ा फोर्स लगाने पे घूम जाता है, रोटेट हो जाता है, तो हम कह सकते हैं उसमें टॉर्क है। आप जब टैब चलाते हैं, टूटी चलाते हैं, तो आप उस पर फोर्स लगाते हैं जिसकी वजह से बॉडी रोटेट हो जाती है, तो हम कह सकते हैं कि उसमें भी टॉर्क प्रोड्यूस हो गया। इसी तरह बच्चों, अगर आप पेंसिल शार्प करते हैं तो पेंसिल को भी आप फोर्स लगा के घुमा रहे होते हैं, तो यहाँ पे भी हम कह सकते हैं कि उसके अंदर टॉर्क है। तो जहाँ पे भी आप फोर्स लगाएं और उसके नतीजे में बॉडी रोटेट हो जाए तो हम उसे टॉर्क कह देंगे, ठीक है। इसी तरह आप नट खोलते हैं तो नट खोलते हुए भी आप जो पेचकस है उसे घुमाते हैं, तो ये भी टॉर्क की एक एग्जाम्पल है। फार्मूले की अगर हम बात करें तो ये है फोर्स मल्टीप्लाई मोमेंट आर्म। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि मोमेंट आर्म क्या है, ये बच्चे आगे डिटेल से आ रहा है। टॉर्क को टा से रिप्रेजेंट करते हैं, फोर्स को एफ से, और मोमेंट आर्म को कैपिटल एल से। और फोर्स का यूनिट है न्यूटन, मोमेंट आर्म एक लेंथ है उसका यूनिट है मीटर, तो इस वजह से इसका यूनिट हम कहते हैं न्यूटन मीटर। और इसकी नेचर क्या है कि वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। इसकी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है, या क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज कि अगर हम देखें कि जिस जगह बॉडी रोटेट हो रही है, अगर उसकी जगह क्लॉक होता तो वो किस डायरेक्शन में है, तो अगर वो क्लॉक की डायरेक्शन में होगी तो उसे हम क्लॉकवाइज कह देंगे, और अगर वो क्लॉक की ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा तो हम उसे एंटी क्लॉकवाइज कह देंगे।
फिर बच्चों हमें चंद एक एग्जांपल्स आनी चाहिए, जैसा कि अगर हम किसी चीज़ को रोटेट करते हैं, ठीक है, इसी तरह टैप वगैरह है, ठीक है, ये सारी जो है एग्जांपल्स हैं टॉर्क के। और भी हैं इसके अलावा भी, ठीक है, स्पैनर है, उसके ज़रिए नट को खोलें, दरवाज़ा खोलें, कील निकालें हैमर के ज़रिए, तो ये भी जो है एग्जांपल होंगी टॉर्क की। अब हमने डिफाइन करना है मोमेंट आर्म को। मोमेंट आर्म को डिफाइन करने से पहले हमें पता होना चाहिए, क्या हमें डेफिनेशन आनी चाहिए लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या है कि द लाइन ऑफ अलोंग विच अ फोर्स एक्ट्स इज कॉल्ड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, कि जहां पर हम फोर्स लगाएं, तो जिस पॉइंट पे फोर्स लगाइए और जिस डायरेक्शन में लगाइए, हम उसमें से एक गुजरती इमेजिनरी लाइन ड्रा कर दें, तो उस इमेजिनरी लाइन को हम कह देंगे लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। तो द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इज एन इमेजिनरी लाइन ऑफ इनडेफिनेट लेंथ, मीन के इसकी कोई लेंथ फिक्स है तो नहीं, इसकी लेंथ फिक्स नहीं है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब कैसे हम कंसीडर करते हैं, जैसा कि फर्ज करें कि हम किसी पॉइंट पर फोर्स लगाते हैं, ठीक है, तो हम उस पॉइंट में से ये जैसे कि फोर्स F1 नजर आ रही है, तो ये जो डॉटेड लाइन गुजरती नजर आ रही है, ये क्या कहलाएगी, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, कि हमने उसमें से गुजरती लाइन खींची। इसी तरह फर्ज करें कि फोर्स F2 है, अब इसमें से गुजरती लाइन खींच दें एक इमेजिनरी, तो वो क्या है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। इसी तरह F3 है, अब इसमें से डॉटेड लाइन जो है वो हम इमेजिनरी खींच देते हैं, तो ये लाइन क्या कहलाएगी, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। अब जो हम पढ़ने लगे हैं मोमेंट आर्म। अब मोमेंट आर्म क्या होता है, मोमेंट आर्म जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दो चीजों के दरमियान। अब वो कौन कौन सी, एक है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और दूसरी एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब जैसे कि सामने आपको एक बॉडी नजर आ रही है, ये जहां पर सर्कल पे क्रॉस लगा हुआ है, ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, और हम फर्ज करते हैं कि उस पर फोर्स लग रही है F1। अब हम उसकी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ड्रा करके उस पर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। तो अब आप देखें, ये जो डॉटेड लाइन है ये उस पर क्या है, उसकी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पे आपने उससे परपेंडिकुलर ड्रा किया एक्सिस ऑफ रोटेशन से। अब देखें, अब आप एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है उस पर बहुत सारे डिस्टेंस ले सकते हैं, ठीक है, जैसे कि ये यहाँ भी डिस्टेंस ले सकते हैं, ये भी डिस्टेंस ले सकते हैं, ये भी डिस्टेंस ले सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं जहाँ पे डिस्टेंस लिया जा सकता है, लेकिन मोमेंट आर्म वही डिस्टेंस होगा जिसके लिए भी ये कंडीशन है। तो मोमेंट आर्म के लिए परपेंडिकुलर की शर्त पे पूरा उतरना लाजमी है, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं। ये भी डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये भी ठीक है सभी, लेकिन उसमें जो परपेंडिकुलर होगा वो डिस्टेंस कहलाएगा मोमेंट आर्म के। इसी तरह हम और भी बहुत सारे एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं, जैसा कि ये F2 है। अब इसमें आप देखें कि F2 की लाइन ऑफ एक्शन जो है वो ड्रा करें। अब इस पे ये आपने ड्रा इस तरह किया है कि ये जो एंगल है ये कितना हो, 90 हो, क्योंकि आपको पता है एक्सिस ऑफ रोटेशन से अगर आप फोर्स पे डिस्टेंस लेना शुरू करें तो आप बहुत सारे डिस्टेंस ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन उनमें मोमेंट आर्म वही होगा जो कि परपेंडिकुलर होगा। इसी तरह F3 पे तो ये भी आप देख सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस है ये क्या है, परपेंडिकुलर है। तो आपने फार्मूला से देखा कि वो फैक्टर्स जो मेन फैक्टर्स जो कि अफेक्ट करते हैं टॉर्क को, वो क्या है, फोर्स और मोमेंट आर्म। तो अब इसमें है क्या कि फोर्सेस जो नियर ऑफ द एंड ऑफ द रेंज उनका टॉर्क ग्रेटर होगा, इनके उनका मोमेंट आर्म ज्यादा होगा। अब जैसा कि इसमें देखें, अब यहाँ पर फोर्स तो सभी की 20 है, लेकिन आर की वैल्यू, ये जो आखिरी फोर्स है इसके लिए आर की वैल्यू क्या है, ज्यादा है, मोमेंट आर्म की वैल्यू ज्यादा है, ठीक है। तो जहाँ पर मोमेंट आर्म की वैल्यू हमारी बुक में एल यूज के, तो इसके लिए मोमेंट आर्म की वैल्यू ज्यादा है, तो जिसके लिए फोर्स वही लेकिन मोमेंट आर्म की वैल्यू ज्यादा होगी, वो भी जो है उसके लिए टार क्या होगा, ज्यादा होगा। इसी तरह
अगर फोर्स मीन के मोमेंट आर्म सेम हो, ठीक है, मोमेंट आर्म सेम हो तो फिर उसके लिए ज़्यादा टार्क प्रोड्यूस होगा जिसके लिए फोर्स ज़्यादा है, ठीक है, उसके लिए ज़्यादा टार्क प्रोड्यूस होगा जिसके लिए फोर्स की वैल्यू ज़्यादा है। लास्ट में बच्चों बुक से आपने किस तरतीब से करना है याद, तो एक्सिस ऑफ इसमें सबसे पहले ये मैंने पॉइंट्स लगा दिए, इस तरतीब से याद कीजिएगा। पहले पे रिजिड बॉडी, दूसरे पे आपने एक्सिस ऑफ रोटेशन याद करना है, तीसरे पे डेफिनेशन है, चौथे पे फार्मूला है, पांचवें पे यूनिट है और यूनिट की डेफिनेशन है, नेचर भी देख लीजिएगा, वेक्टर क्वांटिटी है। फिर आप इसकी चंद एक एग्जांपल्स आपको यहाँ पर नज़र आ रही होगी, इधर जो है एग्जांपल्स आपको नज़र आ रही होंगी। फिर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स की डेफिनेशन आनी चाहिए आपको, मोमेंट आर्म 8वें नंबर पे, और 9वें पे उसकी जो फैक्टर्स है उनको एक्सप्लेन करना, ठीक है। टॉपिक बच्चों यहाँ पे ख़त्म होता है, पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो पूछिएगा। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।